हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फिजिक्स से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला लॉ क्या है मोशन के लिए, ये हम सीखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आपको सीखना पड़ेगा क्या, ऑब्जर्वेशन ऑफ गैलीलियो। गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन क्या है मोशन और फोर्स के रिलेशनशिप में। तो गैलीलियो का जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उससे न्यूटन भैया काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और फिर वो प्रेजेंट करते हैं थ्री फंडामेंटल लॉज को। आइए शुरू करते हैं अपने इस यूनिक से टॉपिक को, जो कि आपको हेल्प करेगा फिजिक्स को सीखने में, मोशन को सीखने में काफी ज्यादा आपको ये हेल्प करने वाला है। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को। देखिए बच्चा, बात करते हैं गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन को। गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन क्या था? गैलीलियो लेते हैं क्या, दो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन गैलीलियो लेते हैं और उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से उसको वो अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद क्या काम करते हैं कि एक तरफ हाइट ये हो जाती है जो इंक्लाइंड ये स्मूथ प्लेन है, और दूसरे की हाइट ये हो जाती है, दोनों की हाइट सेम है, h इज इक्वल टू एच डैश। तो कुछ इस तरीके से आपको, अगर आप घर पे प्रैक्टिकल करना चाहते हो आप इस तरीके से बना सकते हो। शर्त ये होना चाहिए, ये स्मूथ प्लेन होना चाहिए जिसपे फ्रिक्शन बहुत ही कम हो, बहुत ही कम। फिर क्या करते हैं गैलीलियो साहब, एक बॉल लेते हैं या फिर मार्बल लेते हैं, ये उस प्लेन पर रोल कराते हैं। तो इन्होंने बॉल को लिया और बॉल को यहां से छोड़ दिया। बॉल को जैसे छोड़ा, जिस हाइट से छोड़ा, आपको हाइट कंसीडर करना, जिस हाइट से छोड़ा गैलीलियो साहब ने, वो सेम हाइट इस अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहां से चला और इस वाले सेम हाइट को उसने अटेन किया। उस बॉल ने जिस हाइट से, मान लीजिए यहां पे, इसको मैं आपसे बोल देता हूं, ये है RHS और ये है LHS। ये वाला क्या है, ये है LHS। ठीक है, आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी, ऐसे समझेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से उन्होंने बॉल को छोड़ा, राइट हैंड साइड पे वो बॉल पहुंची, लेकिन जिस हाइट से छोड़ा वही हाइट यहां पे उसने अटेन करा। वापस से जब ये लौटा तो भी वही सेम हाइट था। गैलीलियो साहब ने देखा क्या कि अगर एंगल सेम है तो बॉल सेम हाइट को अटेन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट केस में, केस नंबर 1 ये था बच्चा। नेक्स्ट केस में वो क्या काम करते हैं, नेक्स्ट केस में ये इस प्लेन को थोड़ा सा वो और झुका देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा और झुकाए तो ये लंबी हो गया, और हाइट को उन्होंने सेम रखा था। हाइट को गैलीलियो साहब ने सेम रखा। ठीक है, एच डैश और यहां पे एच। इसमें LHS में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, RHS को लगातार वो चेंज करेंगे। केस नंबर 2 का क्या हाल है, तो केस नंबर 2 में हमने देखा कि RHS को थोड़ा सा और झुका दिया गया, लेकिन हाइट को सेम रखा गया, हाइट को सेम रखा गया। फिर से ये बॉल को रोल करते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं LHS से, वो बॉल आती है रोल करते हुए वापस से RHS पे, सेम हाइट को अटेन करती है। इनका मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष ये निकालना चाह रहे हैं कि यहां पे भी बॉल को कोई भी रोकने वाला नहीं था, आने जाने में सेम हाइट को अटेन कर रहा है। और यहां पे जबकि हमने इसको थोड़ा सा इसका एंगल कम किया है, हाइट को सेम रखा है, फिर भी बॉल आ जा रही है। नेक्स्ट केस में क्या होता है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में LHS को ये सेम रहने देते हैं और RHS को क्या करते हैं, एंगल काफी कम कर देते हैं और उनकी हाइट भी काफी कम कर देते हैं, हाइट भी काफी कम कर देते हैं। फिर क्या होता है, तो बॉल को उन्होंने फिर से छोड़ा एक हाइट से, वो बॉल आती है और कुछ इस तरीके से यहां पहुंचने के बाद बॉल जंप कर जाती है उस हाइट को अटेन करने के लिए जिस हाइट से बॉल छोड़ी गई थी। ठीक है बच्चा, फिर देखो केस नंबर 4 में ये क्या ऑब्जर्व करते हैं। केस नंबर 4 में ये RHS को एकदम सरफेस के साथ कांटेक्ट में लेके चले आते हैं, LHS को सेम रहने देते हैं। अब बॉल को छोड़ा इन्होंने, गैलीलियो साहब ने बॉल को छोड़ा, अब बॉल क्या हुआ, सीधा निकल गया, सीधा आगे निकल गया। अब इन्होंने क्या बताया कि ये जो बॉल सीधा आगे निकल गया है, ये इनफाइनाइट तक, है ना, अनंत तक ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक ऐसे जाएगा। और जाने के बाद क्या होगा, ये क्यों जाएगा उतनी दूर, क्योंकि इसे वो हाइट अटेन करनी है जिस हाइट से ये छोड़ा गया है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें
तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेट लाइन में किसी भी ऑब्जेक्ट को लुढ़काते हो तो कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसके पीछे काम करता है फ्रिक्शन। क्या काम करता है? फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, एयर रजिस्ट काम करता है। ठीक है, एयर उसको रजिस्ट काम कर, एयर क्या करता है? रजिस्ट करता है उस ऑब्जेक्ट को लुढ़कने में। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को ना के बराबर कर दें, जो कि पॉसिबल नहीं है, तब ये बॉल सीधे आगे चलती हुई चली जाएगी। तो ये जो 4 केस था, 4 केस से इनको बड़ी हेल्प मिलती है लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आप देखो, कोई भी इसको रोकने वाला नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट काम ना करे तो ये बॉल लुढ़कते हुई आगे अनंत तक चली जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो इनका कहने का साफ साफ मतलब यही था कि कोई भी बॉडी नेचर में रेस्ट पर होती ही नहीं है। देखा जाए तो रेस्ट पर नहीं होती है, या मान लो रेस्ट पर है भी तो वो क्या होता है, रेस्ट पर अगर कोई बॉडी है भी तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्या क्या था इनका ऑब्जर्वेशन के बाद इनका क्या रिजल्ट था। चलिए देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या बताया, बेस्ड ऑन द एबव ऑब्जर्वेशंस, ऊपर के परीक्षण के आधार पर गैलीलियो डिड्यूस्ड, इन्होंने यह सिद्ध किया कि ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। आपने पीछे देखा था, जो भी हमने प्रैक्टिकल आपको दिखाया, अभी एक्सपेरिमेंट दिखाया आपको, इसमें जो बॉल था वो सेम वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी इंक्रीज होती थी, वही वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन वो आगे बढ़ता था, वापस भी आने का काम करता था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स, जब किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लगे। जैसे ये रिमोट है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो ये क्या होगा, सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, सेम स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया कि द नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब जो नेचुरल स्टेट होता है किसी भी बॉडी का, वो रेस्ट की अवस्था नहीं है। इट इज द टेंडेंसी, यह क्या है, उसकी प्रवृत्ति है। किसकी? तो किसी भी बॉडी की। टू अपोज चेंज, उनमें परिवर्तन लाना। इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, उसके मोशन के स्टेट में या फिर रेस्ट के स्टेट में चेंज लाने का काम क्या है, उसकी टेंडेंसी है। ठीक है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, इट रिमेन्स एट रेस्ट, वह रेस्ट पर ही रहेगी, अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। बात को समझ रहे हैं? कोई भी फोर्स ना लगाया जाए तो वो बॉडी अपने स्टेट में ही रहेगी। फिर क्या होता है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, इट विल कंटिन्यू टू मूव, वह लगातार मूव ही करता रहेगा विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ वो मूव करता रहेगा, अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाए। फिर क्या होता है कि न्यूटन साहब क्या करते हैं, फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडियाज। तो न्यूटन साहब क्या करते हैं, गैलीलियो के आइडियाज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ऑन फोर्स एंड मोशन, जो कि फोर्स और मोशन पे था, एंड प्रेजेंटेड, और क्या देते क्या हैं, 3 फंडामेंटल लॉज नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहां से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट गैलीलियो का, ये ऑब्जर्वेशन था गैलीलियो का, गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन यही था। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हर एक पॉइंट को आप दिल से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीकों से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रैक्टिकली आपको सोचना है, रियलिटी बेस्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। न्यूटन के फर्स्ट लॉ की क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। अब देखो, आपने देखा क्या, गैलीलियो साहब ने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है तो मूव करेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। इन्हीं से इंप्रेस होते हैं गैलीलियो, और गैलीलियो उन्हीं का जो भी स्टेटमेंट होता है वो अपने स्टेटमेंट में ऐड करने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, स्टेटमेंट इनका आता है क्या कि इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी है वो क्या है, वो रेस्ट के स्टेट में है। अगर कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट के स्टेट में है, रुके हुए अवस्था में है, इट विल रिमेन एट रेस्ट, वह रेस्ट पर ही रहेगी। जैसे यहां पे ये बॉडी आप कंसीडर कीजिए, ये बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। एंड इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, अगर यही बॉडी मान लीजिए मोशन के स्टेट में है, इट विल रिमेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव करती रहेगी ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर मोशन के स्टेट में है तो। अनलेस, और कब तक मूव करेगी या कब तक रुका रहेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया हो। तो फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन साहब का, ये दो डेफिनेशंस को रिस्पेक्टिवली दे रहा है, दो डेफिनेशन को रिस्पेक्टिवली दे रहा है जो कि आपको समझना है। पहला क्या है, पहला है डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में बोला जाता है जड़त्व का, जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व की परिभाषा। तो जड़त्व की परिभाषा निकलती है फर्स्ट लॉ से, ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन भी फर्स्ट लॉ से निकलती है। अब आपको लगेगा सर फोर्स तो आपने हमको बहुत पहले पढ़ा दिया है, फोर्स हमने बहुत पहले पढ़ा है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल था वो इनके द्वारा गिवन था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने प्लेस से डिस्प्लेस होगी उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल एलिमेंट वर्क करेगा। तो वही एक्सटर्नल कॉज को, एक्सटर्नल एलिमेंट को यही बताते हैं, और यहां से निकल आता है क्या, फोर्स की एक डेफिनेशन। तो फोर्स की डेफिनेशन वही रहेगी, बस आपको समझना है फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल कॉज है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिला है, सभी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप सभी उसको वीडियो पे जाइए, चेकआउट कीजिए और उसको देखने की कोशिश कीजिए, समझिए क्या क्या चीजें आपको फोर्स के बारे में, मोमेंटम के बारे में बताई गई है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। तो फोर्स के बारे में मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, इनर्शिया पे आते हैं। देखिए इनर्शिया क्या होती है, तो किसी भी बॉडी की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, आइए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या है, जड़त्व क्या है, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने अपने घर में ग्लास में पानी रखा, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट खुद से अपने अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, ये सभी ऑब्जेक्ट की अंतर्निहित एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहेगा आप उससे, उसके प्लेस से डिस्प्लेस कीजिए। फिर क्या होता है बच्चा, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, तो किसी भी बॉडी की जो प्रवृत्ति होती है, टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अपने आप को रेस्ट में बनाए रखना, या फिर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में अपने आप को यूनिफॉर्म मोशन में रखना, ठीक है। ये जो बॉडी की टेंडेंसी होती है उसे इनर्शिया बोला जाता है, उसे जड़त्व बोला जाता है। इनर्शिया का साफ साफ अर्थ होता है जड़त्व, जड़त्व मींस होता है जड़, जड़ का काम क्या है, स्टेबल रहना, रुके हुए रहना। तो कोई भी चीज अपने आप को अपने ही स्टेट में रहने देना चाहती है, वो नहीं चाहती है कोई उसे डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो वही क्या होता है, वही होता है जड़त्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा मास एंड इनर्शिया, ये कॉन्सेप्ट है मास एंड इनर्शिया का। तो देखिए मास और इनर्शिया में लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या ये एक है या ये अलग अलग। तो देखिए मास और इनर्शिया दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए कैसे, तो यहां पे आप समझिए, द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी आती है वो मास के थ्रू ही आती है। द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है इज बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास की वजह से। जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी हो गया,
इसके मास की वजह से, इसके मास की वजह से इसमें क्या आएगा, इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी आएगी, है ना। इसमें क्या आएगा, इनर्शिया की प्रॉपर्टी। बात को समझ पा रहे हैं आप, बात को आप समझ पा रहे हैं। इनर्शिया की प्रॉपर्टी इसमें कब आएगी, अगर इसमें मास होगा तो ज्यादा मास होगा तो क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा वर्क करेगा, ग्रेटर होगा। मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा, ठीक है। तो अगला देखिए क्या है कि द ग्रेटर द मास, अगर मास ज्यादा है, मास क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी सबस्टेंस। द ग्रेटर द मास, अगर मास ज्यादा है, मास क्या है, अगर ज्यादा है किसी भी बॉडी में, द ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो बॉडी की जो इनर्शिया है, स्टेट में रहने की जो भी उसकी कंडीशन है, वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो इनर्शिया क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो एक तरीके से देखा जाए क्या, कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। द मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, द मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। अगली लाइन क्या है कि जो मास है वो इनर्शिया का क्या है, मेजर है, ठीक है, परिमाप या माप है। नेक्स्ट देखिए, द फोर्स डिपेंड्स ऑन द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। द फोर्स, जो फोर्स होता है ये डिपेंड करता है किस पे, ऑन द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इनर्शिया ऑफ द बॉडी पर फोर्स डिपेंड करता है, दस इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। और इनर्शिया जो होता है मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है, फोर्स इनर्शिया पर, इनर्शिया मास पर। समझ रहे हैं बात को। आगे देखिए एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से अब आप इस प्यारे से टॉपिक को समझने की कोशिश करिए और अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए कि आप इसको इमेजिन कर सको कि क्या यहां पे लिखा गया है, ठीक है। इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। समझिए, यहां पे मैंने एक बॉक्स ले लिया जो कि खाली है, क्या है बच्चा, खाली है, एम्प्टी है। और दूसरी तरफ हमने एक बॉक्स लिया जो कि किताबों से भरा हुआ है, जो कि किताबों से भरा हुआ है। तो आपके लिए कौन सा बॉक्स पुश करना ज्यादा आसान होगा, किसे धक्का देना बहुत ज्यादा आसान होगा, तो खाली वाले बॉक्स को या भरे वाले बॉक्स को। आपका आंसर होगा सर हम खाली वाले बॉक्स को ज्यादा हम पुश कर सकते हैं, बहुत दूर तक वो उसको हम लेके जा सकते हैं, लेकिन भरा हुआ उतनी दूर तक हम नहीं ले जा सकते हैं, हार्डली मूव करेगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भरा हुआ है इसकी इनर्शिया ज्यादा है, इसकी इनर्शिया क्या हो गई, ज्यादा है, ठीक है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके पास मास भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या, किक अ फुटबॉल, अगर हम किसी फुटबॉल को किक कर रहे हैं, कोई फुटबॉल है इसको हमने क्या किया, किक किया। तो फुटबॉल को जब हम किक करेंगे तो क्या होगा बच्चा, वो फ्लाइज ऑफ हो जाएगा, दूर चला जाएगा, फ्लाइज अवे, दूर चला जाएगा। लेकिन सेम साइज का अगर हम स्टोन ले लें, सेम साइज का अगर हम एक पत्थर ले लेते हैं और पत्थर को भी किक करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, हो सकता है कि आपका पैर टूट जाए, है ना, पैर टूट सकता है, स्प्रेन आ सकती है उसमें, मोच आ सकती है। तो वही यहीं से आप समझिए कि जो हल्का चीज है, जिनका मास कम है, उनको हम इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं, जिनका मास ज्यादा है उनके अंदर इनर्शिया भी ज्यादा होगी, तो वो अपने आप को उसी स्टेट में बनाए रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए इस फुटबॉल और लोहे की बॉल में, फुटबॉल तो दूर चला जाएगा, लोहे की बॉल बहुत हार्डली मूव होगी। ऐसा नहीं कि वो तुरंत आपने पैर लगाया और बहुत दूर चला गया, बहुत कम दूरी तक जा सकता है अगर जाएगा भी तो। नेक्स्ट क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप अ लोडेड ट्रॉली। लोडेड ट्रॉली, अगर एक ट्रॉली है जिसमें बहुत सा लगेज भरा हुआ है, दूसरी तरफ अनलोडेड ट्रॉली है जिसमें लगेज नहीं है, और दोनों इनिशियल पोजीशन से, प्रारंभिक अवस्था से एक साथ वेलोसिटी को पकड़ रही हैं, है ना, एक साथ स्पीड को पकड़ रही हैं, तब आपको किसे रोकना ज्यादा आसान होगा। तो आप कहोगे सर जिसमें जिसमें बिल्कुल भी सामान नहीं है, जो अनलोडेड ट्रॉली है, उसको हमें पकड़ने में काफी आसानी होगी, ठीक है। तो ये है क्या, इनर्शिया का
एग्जाम्पल, इनर्शिया और मास का एग्जाम्पल यहां से संबंधित है, आप इसको समझ सकते हो, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हो। चलिए आगे देखिए, काइंड्स ऑफ इनर्शिया एंड देयर एग्जाम्पल्स। इनर्शिया के काइंड और उनके एग्जाम्पल को समझिए। इनर्शिया तीन तरीके से हम समझते हैं। पहला होता है इनर्शिया रेस्ट में होगी, दूसरा इनर्शिया मोशन में, और तीसरा इनर्शिया के डायरेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। थ्री काइंड्स, द फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। क्या होता है, यही आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, यही चीज फिर से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, है ना, यही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, इट विल रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट पर ही रहेगी, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसके रेस्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए। समझ में आया? चलिए बात करते हैं यहाँ पे अब इसके कुछ एग्जाम्पल की। जैसे मैं आपको अभी से बता देता हूँ एक प्यारा सा एग्जाम्पल, फिर वही फोटो आएगी सामने, इमेज आएगा आपको। जैसे मान लीजिए बस में, ये बस है और बस का ये स्टीयरिंग हो गया, मान लो ड्राइवर यहाँ पे बैठेगा, इसके व्हील्स हो गए। तो जब हम बस में जाते हैं, बस के अंदर हम गए और बस वाला क्या करता है, बस को अचानक से स्टार्ट कर देता है, बस को स्टार्ट करता है। तो जब बस को वो स्टार्ट करता है तो जो भी खड़े होते हैं, जैसे आप खड़े हो गए, कोई भी पैसेंजर हो गया, वो पीछे की तरफ थोड़ा सा फॉरवर्डली लीन कर जाते हैं, सॉरी बैकवर्ड की डायरेक्शन में लीन कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो कोई भी बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। तो बस खड़ी है, बस रेस्ट में है, आप गए, आपका पूरा नीचे वाला हिस्सा भी क्या हो गया, रेस्ट के स्टेट में आ गया है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा उतना रेस्ट में नहीं आ सकता क्योंकि हमको बैलेंस बनाना पड़ता है। जैसे ही बस स्टार्ट होता है, क्या करते हैं, हमारी बॉडी हल्की सी पीछे हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा जो पैर है वो बस के कांटेक्ट में है, बस के कांटेक्ट में होने की वजह से वो क्या है, रेस्ट में है। लेकिन बस जैसे ही आगे स्टार्ट होती है, हमारा शरीर पीछे की तरफ चला जाता है, वहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखा जाता है। व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली, अगर कोई बस अचानक से स्टार्ट होता है, द पैसेंजर्स आर थ्रोन बैकवर्ड्स, और बैकवर्ड डायरेक्शन में पैसेंजर्स फेंका जाते हैं। जैसे देखिए बस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये जो पैसेंजर है ये पीछे की तरफ देखो थ्रोन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी सेम है वही रेस्ट पर है, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट की डेफिनेशन फिर से राइट किया गया था, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखिए दूसरा, ऑन शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की ब्रांच को अगर हम हिलाते हैं तो क्या होता है, उसके जो फल होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहता है। हमने वहां पे क्या किया, मोशन ला दिया, उसके स्टेट को चेंज किया, जिसकी वजह से पेड़ से जो फल होता है, उस ब्रांच से जो फल होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, बाकी सारी चीजें स्टेट में रहते, अपने रेस्ट में रहने की कोशिश करती हैं। आगे देखिए, व्हेन अ स्मूथ कार्ड प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ अ टम्बलर, तो एक टम्बलर के ऊपर हम क्या रख देते हैं, एक कार्ड रख देते हैं, इस टम्बलर के ऊपर एक कार्ड रख देते हैं। इज फ्लिक्ड शार्पली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमको फ्लिक करना है। द कार्ड फ्लाइज अवे, कार्ड उड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको एक कॉइन भी रखना है, ये नहीं लिखा गया, एक कॉइन हम रखेंगे, इस कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखेंगे, इसके बाद हॉरिजॉन्टली फ्लिक करेंगे, ये कार्ड आगे की तरफ चला जाएगा और ये जो कॉइन है नीचे गिर जाएगा ग्लास में। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये देखो कॉइन रेस्ट में है और ये मोशन में आ जाएगा, तो रेस्ट वाली चीजें रेस्ट में रहेंगी, मोशन वाली चीजें मोशन में आ जाएंगी। आगे देखिए, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, एक कारपेट है और उसे हम स्टिक से पीट रहे हैं, इस केस में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट फॉलिंग आउट इट, तो उससे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। ये भी क्या है, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई चीज मोशन में होगी तो वो बॉडी भी मोशन में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, यही है इसमें भी। तो व्हेन अ रनिंग बस स्टॉप सडनली, अगर एक चलती हुई बस एकाएक रुक जाती है तो पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड, तो पैसेंजर क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी भी अब मूव कर रही है,
लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है तो नीचे वाला पूरा हिस्सा बस के कांटेक्ट में रहता है, रुक जाता है। आगे वाला हिस्सा क्या होता है, हम चिपक जाते हैं किसमें, आगे वाली सीट में, आगे की तरफ चले जाते हैं। एक्सीडेंट होने पे भी लोग क्या होता है, इस तरीके से आगे जाकर के कांच में भिड़ जाते हैं स्टीयरिंग के पास। आवर बाइसिकल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड फॉर सम टाइम इवन आफ्टर वी स्टॉप पेडलिंग। अगर हम साइकिल चलाते चलाते उसकी पैडलिंग करना बंद कर दिए फिर भी साइकिल बहुत दूर तक जाती है। कोई एथलीट है, दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते जहां पे उसको रुकना है वहां पे ना रुक करके थोड़ी सी आगे रुकता है, थोड़ा आगे रुकता है। क्यों रुकता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। अगला क्या है, एन एथलीट ऑफन रन्स। एक जो एथलीट होता है वो प्रायः दौड़ता है बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। लंबी कूद के लिए अगर किसी एथलीट को लॉन्ग जंप करना है उसके पहले वो क्या करेगा, दौड़ के आएगा। दौड़ के आने से क्या होता है, वो मोशन में आएगा और जब वो जंप करेगा तो मोशन के साथ वो आगे भी जाएगा। आगे बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सडनली टर्न्स आ जाता है, तो ये जो बॉडी है इधर तो मुड़ेगा, लेकिन इसमें बैठा हुआ कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति होगा, वो लेफ्ट के डायरेक्शन में चला जाएगा। राइट टर्न अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए कोई कार है, कोई कार अगर राइट टर्न होता है तो कार में बैठा हुआ पैसेंजर टर्न आते ही लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो इस डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए, we sitting in a moving car will be pushed towards left when the car turns suddenly to the right। अगर कार राइट की तरफ टर्न हो रही है तो हम लेफ्ट हो जाएंगे, सडनली लेफ्ट हो रही है तो हम राइट की तरफ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि हम अपने डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, द मड फ्रॉम द व्हील। एक जो चक्के से, पहिए से जो व्हील निकलता, सॉरी जो मड निकलता है, जो मड निकलता है वो क्या होता है, फ्लाइज टेंजेंटली। तो जैसे मान लीजिए कीचड़ में कोई चीज चल रहा है और ये जो पहिया है इससे जो कीचड़ निकलेगा वो टेंजेंटली जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या है कि जब हम किसी भी पत्थर में धागा जब बात किस तरीके से घुमाते हैं, उसको छोड़ते हैं, वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करते हुए आगे निकलता है। तो जिस पॉइंट पे उसे हम छोड़ते हैं वहां से वो टेंजेंट बना लेता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से फेंकेगा। ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। हमने समझ लिया क्या, हमने समझ लिया है गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन को और हमने समझ लिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे क्या, न्यूटन के सेकेंड लॉ को। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो कि एक इक्वेशन को देता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। उसको समझने से पहले आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक लिंक है जिसपे लिखा गया क्या कि मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम को आप समझ लीजिएगा, मोमेंटम को आप समझेंगे तभी न्यूटन के सेकेंड लॉ को आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।